नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 4 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वाज अ फ्रॉड। एक्चुअली में एक ऑथर हैं जिप्सन जॉन साहब ने बेसिकली बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए डाटा दिया है। तो यहाँ पे जिप्सन जॉन साहब का इंटरव्यू हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने अपने कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं। इन्होंने बताया कि जो ओवरऑल अफगानिस्तान में यूएस ने इंटरवीन किया था, अटैक किया था, वो सब एक फ्रॉड था, एक तरीका था 9/11 के अटैक्स का रिवेंज लेने का। जबकि ओवरऑल ओसामा बिन लादेन की बात करो और जितने लोग भी 9/11 में इन्वॉल्व थे वो सब सऊदी अरेबिया के थे। अफगानिस्तान का तो उसमें कोई भी नहीं था, तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे अफगानिस्तान और काबुल के केओस के लिए यहाँ पे यूएस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो इनके व्यू पॉइंट्स भी देखेंगे। फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम नाम की एक ऑटिज्म रिलेटेड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके बारे में ज़्यादा इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। तो ये आर्टिकल मैं बोलूँगा कि हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से तो है ही इंपॉर्टेंट, ओवरऑल चीज़ों को समझने के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हमारी मेडिकल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए देखेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें प्रॉब्लम हो सकता है अगर हमारे अगल बगल हो सकता है किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो अगर हम अवेयर रहेंगे तो आसपास के लोग भी अवेयर रहेंगे। तो इसको डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि भैया रिजर्वेशन का सीजन चल रहा है। अभी इस रिजर्वेशन के सीजन में अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन आ रहे हैं। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो है ही, यहाँ पे ये रिजर्वेशन निकल के आ रहा है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की सीटों को उस स्टेट के लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि रिजर्व किया जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में देखिए, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट सीटों में चलता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की सीटों को रिजर्व किया जा रहा है देश के, मतलब उस स्टेट के नेटिव्स के लिए। ऐसा ही एक लॉ के बारे में मैंने आज की वीडियो में आपसे बात की थी कि झारखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक नियम कानून पास किया है कि जो प्रति महीना 40,000 तक की नौकरियां हैं उसके लिए 75% सीटें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व रहेंगी झारखंड के लोगों के लिए। ऐसे लॉ 2 और स्टेट गवर्नमेंट्स पास कर चुकी हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में उन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स का नाम बताइए, बिना सर्च मारे मैं देखता हूँ आपने कितने सही से मेरा करंट अफेयर्स का लेक्चर सुना है। तो और इसके अलावा अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उड़ीसा गवर्नमेंट के रिजर्वेशन की बात की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना उड़ीसा के, वहां पे 15% रिजर्वेशन उन बच्चों का हो जो उड़ीसा के स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हैं। गवर्नमेंट स्कूल से जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको 15% रिजर्वेशन दिया जाए उड़ीसा सरकार के अंदर आने वाले मेडिकल कॉलेजेस का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। मतलब कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटों में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हुए हो। तो रिजर्वेशन हमको वेराइड फैसेट्स में देखने को मिल रहा है। पहले जो रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट बेसिस पे देखा जाता है वो अब बहुत अलग अलग बेसिस पे देखा जा रहा है। और ये पॉलिसी, ये जो कि है ना कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को आप 15% रिजर्वेशन दे दो मेडिकल कॉलेज में, ये पॉलिसी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। तो उसको देखेंगे। ऑथर का यहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर वाले रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑथर खुलेआम ये बोल रहा है कि जो भाई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को आप 15% रिजर्वेशन दे रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और ये मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं और ओवरऑल सरकारी भी हो सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है इसको देखेंगे। क्योंकि असल में क्या होता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्री मारने के लिए आपको कंपटीशन देना पड़ता है। अब कंपटीशन में जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं वो compete नहीं कर पाते, सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को यहाँ रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इस करंट अफेयर्स की न्यूज़ को मैंने पहले कवर किया था, यहाँ पे सही गलत के पॉइंट को देखेंगे। और फाइनल आर्टिकल में आपसे बात करूंगा, ये आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन। जीरो कार्बन फ्यूचर के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन फ्यूल के रिस्पेक्ट में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है, चाहे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, पिंक हाइड्रोजन हो, ब्लू हाइड्रोजन हो, मैंने सब कुछ बना के आपको बता रखा। आप ग्रीन हाइड्रोजन मेरे नाम अर्षित के साथ सर्च मारो, वीडियो मिल जाएगी। याद रहा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कई बार रेफरेंस दे चुका हूँ। आप हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो चोरिंगजिन ने हमको ज्वाइन किया। तो चोरिंगजिन का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम चोरिंगजिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन BGMI फन ने हमको ज्वाइन किया है। स्टडी ईज ने हमको ज्वाइन किया है। देन HDEMR रेबल ने हमको ज्वाइन किया है। शिवम शुक्ला ने हमको ज्वाइन किया है। रमन ब्रार ने हमको ज्वाइन किया है। हिरंजन विश्वास ने हमको ज्वाइन किया। हिरंजन विश्वास का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेरी वेरी वॉर्म वेलकम बैक हिरंजन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर लुंगडाई विक्टर गोनमई ने हमको ज्वाइन किया है। तो लुंगडाई विक्टर गोनमई, वेलकम बैक टू द चैनल। देन पोइट्स मोटिवेशन ने हमको ज्वाइन किया है।
पोएट्स मोटिवेशन का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक पोएट्स मोटिवेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पंकज कुमार ने हमको ज्वाइन किया, रुचिन रोशन ने हमको ज्वाइन किया, रुचिन रोशन का 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक रुचिन। अभिषेक कश्यप ने हमको ज्वाइन किया है, शशांक तिवारी ने हमको ज्वाइन किया, शशांक तिवारी का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक शशांक। तो शशांक तिवारी 3rd मंथ एज ए मेंबर, अभिषेक कश्यप, रुचिन रोशन 2nd मंथ एज ए मेंबर, पंकज कुमार पोएट्स मोटिवेशन 3rd मंथ एज ए मेंबर, लुंगडाई विक्टर गौनमई, देन हिरंजन विश्वास 3rd मंथ एज ए मेंबर, रमन ब्रार, शिवम शुक्ला, HDEMR Rebel, Study Ease, BGMI Fun and Chorixin. I welcome you back and especially welcome to those guys and girls जो रिकरेंटली ज्वाइन कर रहे हैं। आपके रिकरेंटली ज्वाइन करने से काफ़ी मदद मिलती है, दैट्स वाई पीपल हु आर ज्वाइनिंग रिकरेंटली दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। एंड ऑब्वियस ही बात है, जो भी ज्वाइन कर रहा है, चूँकि ज़्यादातर लोग तो ज्वाइन वैसे करते नहीं है, तो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू जो भी ज्वाइन करके यहाँ पे हेल्प कर रहा है। That is helping me a lot to be sustainable in this highly competitive business। चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन से। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कौन से आर्टिकल के बारे में। मैं बोलता हूँ कि ये डिटेक्टिंग फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, मैं कहूँगा कि ये जो आर्टिकल है आज का, दिस इज स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस के बारे में भी बात कर रहा है और इससे क्वेश्चन भी पूरी तरीके से बन सकता है आपके एग्जाम्स में। द सिम्टम्स कैन नॉट बी ट्रीटेड बट अर्ली डिटेक्शन एंड थेरेपी कैन इंप्रूव इंडिविजुअल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, अगर एक बार फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आपको हो गया तो आप ठीक तो नहीं हो सकते हो पूरी तरीके से, लेकिन ओवरऑल अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लो इस प्रॉब्लम को और उसके साथ साथ कुछ थेरेपीज को अडॉप्ट कर लो तो आपकी लाइफ की क्वालिटी जरूर इंप्रूव हो सकती है। जैसे 2017 में दिल्ली में एक आदमी था जो कि ऑटिज्म से अफेक्टेड था, उसका डीएनए ब्लड टेस्ट हुआ। जब डीएनए ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसको ही इज पॉजिटिव फॉर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये जो डीएनए ब्लड टेस्ट हुआ है उसका 40 साल की उम्र पे हुआ है। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में जिन बच्चों में भी ऑटिज्म होता है ना, उनका इमीडिएट डीएनए टेस्ट करवाया जाता है इस पर्टिकुलर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए। बट हमारे यहाँ पे एक आदमी 40 साल की उम्र पे डीएनए टेस्ट करवा रहा है। तो ये देखिए, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन के बचपन में ही पता चल जाता कि इसको इस प्रकार का कोई सिंड्रोम है, तो बचपन से कुछ ऐसी थेरेपीज को अडॉप्ट किया जा सकता था कि इस पर्सन की लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता था। सिंड्रोम ठीक नहीं हो सकता था, बट कुछ थेरेपीज के थ्रू उसकी लाइफ की क्वालिटी जरूर बदली जा सकती थी। तब समझते हैं ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता क्यों। ये होता है जीन FMR1 की वजह से, ठीक है ना। तो FMR1 जीन में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है ना FMRP, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये थोड़ा कम बनने लगता है और उसके चलते प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के अंदर। पहली बार इस पर्टिकुलर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को 1991 में डिस्कवर किया गया था और ये 1991 14 साल बाद था जब इस दिल्ली वाले मन को ओवरऑल आप कह सकते हो जन्म हुआ था। अगर आप देखें 2017 में जो दिल्ली वाला मैन था, ही वॉज एजड 40 ईयर्स, तो वो कब जन्मा होगा, तो 40 घटा दो तो लगभग 1977 में उसका जन्म हुआ होगा। 1977 के 14 साल बाद 1991 में इस फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम नाम की बीमारी का खोज कर ली गई थी। अब जब नाम की बीमारी की खोज कर ली गई थी, ये आदमी उस समय 14 साल का था, तो उस समय पे इसका डीएनए टेस्ट करके पता करना चाहिए था कि भाई इसको कहीं इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होती तो कम से कम कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस के थ्रू इसकी हालत थोड़ी पहले सुधारी जा सकती थी, लेकिन पहले इस पर किसी चीज़ ने भी ध्यान नहीं दिया। इस म्यूटेशन को, मतलब जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, इसको डिस्कवर किया था 3 अमेरिकन जेनेटिसिस्ट ने, बेन ऑस्ट्रा, डेविड नेल्सन और स्टीफन वारन। एक्चुअली में इसमें जो म्यूटेशन होता है वो म्यूटेशन का नाम है फ्रागजा। और आप कह सकते हो दुनिया में जितना भी ऑटिज्म है, लगभग आप कह सकते हो कि 4% लोग दुनिया के ऑटिज्म से अफेक्टेड हैं। उन 4% में से एक मेजर कॉज हो सकता है ये FMR1 ओवरऑल इस ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का, ठीक है भाई। 3 डेकेड्स पहले की बात कर लीजिए, अभी से 30 साल पहले चले जाओ, 2021 चल रहा है, 1991 की बात करो। उस समय पे ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी, ना अवेयरनेस था, ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग थी। अब अमेरिकन जो जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने इसको पता कर लिया, बट अमेरिका की टेक्नोलॉजी से तो हम बहुत पीछे हैं ना, ये बात तो कोई डाउट है नहीं। अब साफ साफ बात यह है कि आज की डेट में भी इस FMR1 सिंड्रोम के लिए ओवरऑल इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को उसके बारे में पता नहीं है, ज़्यादा इंडिया में एडिक्वेट स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है, प्लस मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड है वो अलग, कम्युनिटी सेटिंग्स में प्रॉपर सर्वेज नहीं होती हैं। तो कुल मिला के बहुत सी जगहों पे ये जो FMR1 वाला सिंड्रोम है और ये जो FXS है, जिसको आप फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बोलते हो, ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम अनडिटेक्टेड चला जाता है
और चूंकि ये अनडिटेक्टेड चला जाता है तो लोगों की जो लाइफ जीने की क्वालिटी है ना वो बिगड़ जाती है। 2019 में एक रिव्यू पेपर आया था एडवांस सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड चाइल्ड हेल्थ का, जिसको स्टैब्लिश किया था PGIMER चंडीगढ़ ने, ठीक है। तो ओवरऑल इस एडवांस सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड चाइल्ड हेल्थ ने क्या बोला, इसने बोला कि देखिए देयर इज एन अंडर रिकॉग्निशन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू डिले इन डायग्नोसिस एट यंग स्टेज। बात यह है कि ऑटिज्म से रिलेटेड और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड ओवरऑल चीजों को डायग्नोस करने की जो काबिलियत है ना इंडिया के अंदर वो बहुत कम है। वी डोंट हैव वैलिडेटेड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टूल्स। अगर ये डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास होते तो हम छोटे से ही ओवरऑल इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते। अगर आप देखिए तो लगभग 4 लाख इंडिविजुअल्स हैं जिनको म्यूटेटेड FMRI के साथ इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है और 40 लाख अनडायग्नोस्ड कैरियर्स हैं इस जीन के। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस पर्टिकुलर जीन को लेके घूम रहे हैं बट वो अफेक्टेड नहीं है, लेकिन वो लेके घूम रहे हैं तो वो अपने बच्चों में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और 4 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अफेक्टेड हैं, मतलब इंडिया के अंदर 40 लाख ऐसे लोग हैं जो इस जीन को लेके घूम रहे हैं, उतना अफेक्टेड नहीं है तो उनके अंदर डायग्नोस नहीं कर पाए हो। और लगभग 4 लाख इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास म्यूटेटेड FMRI हो सकता है। ये जो 40 लाख अनडायग्नोस्ड लोग हैं इनमें से कुछ लोग अफेक्टेड भी हैं उस जीन से। हमें ये पता क्यों नहीं चल पा रहा है? हमें इसलिए नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर्स हमारे पास नहीं है, ओवरऑल लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। मैंने खुद इस पर्टिकुलर बीमारी का नाम दूसरी या तीसरी बारी सुना है, वो भी तब से जब से मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ाना शुरू किया है, उससे पहले तो मुझे भी नहीं पता था। फिर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का क्या बोलना है कि दुनिया भर में 7,000 मेल्स में से एक को और 11,000 फीमेल्स में से एक को ये FXX सिंड्रोम है। और दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसमें 4% लोगों में जो ऑटिज्म है ना, इस ऑटिज्म का लीडिंग इनहेरिटेड कॉज है ये बेसिकली FXS सिंड्रोम। और ये जो फ्रेजाइल एक्स जीन है ना, 259 वुमेन में से एक और हर 800 वुमेन में से एक, हर 800 मेन में से एक और हर 259 वुमेन में से एक फ्रेजाइल एक्स जीन को लेके घूम रहे हैं। तो लेके घूमने वाले बहुत ज्यादा हैं, ओवरऑल उससे अफेक्टेड लोग कम हैं, बट जो लेके घूमने वाले भी हैं जब उनके बच्चे पैदा होंगे डेफिनेटली वो इस जीन को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक मदर जो कि इस जीन की कैरियर है, शी हैज अ 50% चांस ऑफ पासिंग म्यूटेटेड जीन टू हर चिल्ड्रन, मतलब इट इज अ 50% चांस कि वो अपने इस म्यूटेटेड जीन को बच्चे को ट्रांसफर कर सकती है और बच्चे को FXX सिंड्रोम हो सकता है। जो मेन है वो इसको अपने सन्स को पास ऑन नहीं करते हैं लेकिन डॉटर्स को पास ऑन कर सकते हैं और डॉटर फिर इसकी कैरियर बन सकती हैं या उससे इन्फेक्ट हो सकती हैं। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होना, इन नंबर्स का लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा बोला है प्रोफेसर सुमांत्रा चटर्जी ने। ये सीनियर न्यूरोबायोलॉजिस्ट है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज इन बेंगलुरु। इनकी जो रिसर्च है वो ये बोलती है कि भाई FXX के बहुत पावरफुल इमोशनल सिस्टम्स होते हैं और इनको करेक्ट किया जा सकता है अगर प्रॉपर थेरेपीज बचपन से ही कराई जाए। अगर पहले से बच्चों को, मतलब बच्चों के माँ बाप को पता है कि भाई बेबीज को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल उनकी प्रॉपर थेरेपी करके उनके साइंस को एग्रीवेट होने से रोका जा सकता है। फिर शालिनी केडिया, जिन्होंने फ्रेजाइल एक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंड किए 2003 में एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर फैमिलीज इंपैक्टेड विद FXS, सेज दैट इट इज एवरी वुमेन्स राइट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ बिकमिंग अ स्पेशल मदर। खास बात यह है कि अगर एक माँ को या एक पिता को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर जीन्स है, तो वही बच्चा पैदा होगा तो ओवरऑल उस बच्चे में भी ये जीन्स आ सकते हैं। तो ये माँ और बाप दोनों को पहले से पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली मदर को पहले से पता होना चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि भाई उनको बच्चा करना है कि नहीं करना है। और अगर उनको बच्चा करना है तो बच्चा उनको बर्डन ना लगे, उनको पहले से ही पता हो कि उनका बच्चा स्पेशली एबल्ड होगा, तो वो उस हिसाब से अपने आप को मेंटली तैयार कर सके। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अब जो लोग लूजर टाइप के लोग हैं उनके इस प्रकार के बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चे ऊपर इल्जाम डालने लगते हैं कि भाई इसने आके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि प्रॉब्लम तो उनसे ही ओरिजिनेट हो रही है ना, तुम्हारे अंदर से जीन उसके अंदर गया है, उसकी क्या गलती है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसको डिटेक्ट करना काफ़ी आसान है, एक सिंपल सा DNA टेस्ट होता है, इससे आप इसे डिटेक्ट कर सकते हो। US में हर बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसके लिए FXS की टेस्टिंग मैंडेटरी है ताकि फैमिली प्लानिंग बेटर तरीके से हो सके। इंडिया में ज़्यादातर डॉक्टर्स में इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो फर्टिलिटी इश्यूज, लेट प्रेगनेंसीज, जो लोग IVF करते हैं, ओवरऑल इनमें स्पेसिफिकली इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ भाई इनमें इस प्रकार का कोई जीन तो नहीं है, समझ गए। प्लस हमारे MBBS के करिकुलम को ओवरऑल रीहॉल करने की जरूरत है ताकि मेडिकल कम्युनिटी के अंदर
ओवरऑल इस FXX जीन के बारे में ज़्यादा जानकारी लग पाए डॉक्टर्स को, ताकि वो अपने पेशेंट्स को इस बात को बता सकें, ताकि पेशेंट्स भी और पेरेंट्स भी यहाँ पे ओवरऑल अवेयर हो जाएं कि हाँ भाई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मास अवेयरनेस ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ और एडिशनल टेस्ट भी ज़रूरत है, जैसे कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। तो एडवांस टेस्टिंग के थ्रू हम इस प्रकार के पोटेंशियल सिंड्रोम्स जो कि पैदा होने वाले बच्चों में हो सकते हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि हम प्रॉपर टेस्ट करवाएं इसके। और इसके जो टेस्ट हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स हर जगह होते हैं। 4,500 से लेकर 7,500 के बीच के इसकी टेस्ट की कॉस्ट होती है, इसलिए लोग ज़्यादा टेस्ट का करवाते नहीं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खत्म हो रहा है। अच्छा, ये जो FXX है ना, इससे जो ऑटिज्म आता है ना, ये बिहेवियरल कंडीशन है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें किस प्रकार के सिम्टम्स होंगे? तो किसी बच्चे को हो सकता है समझने में परेशानी हो, बोलने में परेशानी हो, बिहेवियर उसका एग्रेसिव हो, हाइपर एक्टिव हो जाता हो, अटेंशन डेफिसिट हो, अनफैमिलियर लोगों से थोड़ा डरता हो, सेंसरी डिसऑर्डर्स आ जाए, सुनने में प्रॉब्लम आ जाए, ओवरऑल मूवमेंट में आप कह सकते हो कि जो कॉग्निशन होता है ना, कि एकदम से कुछ बोला उसके प्रति रिएक्शन में थोड़ा डिले हो जाए। तो इस प्रकार के सिम्टम्स बताते हैं कि हाँ भाई हो सकता है FXX हो बच्चे को। और अगर आप देखो तो नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस, ये 2017 में लेके आई सरकार। इसके अंदर ज़्यादा FXX की बात नहीं की गई थी, लेकिन इस साल 2021 में नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज एक्ट है। अभी इस नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज एक्ट में सीधे सीधे FXX के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि दिस पर्टिकुलर पॉलिसी रिकमेंड्स प्रीनेटल टेस्ट फॉर लेसर नोन सिंगल जीन एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और इस ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर FXX सिंड्रोम आ जाता है यहाँ पे। तो ओवरऑल पैंडेमिक के समय पे अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, इस प्रकार के टेस्ट को सस्ता किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे पैदा करने से पहले जो पेरेंट्स हैं वो जान सकें कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, और बच्चा पैदा होने के बाद भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस बच्चे की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जा सके। सिंपल। आई होप वीडियो पे अब तक आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा, वीडियो शेयर कर दी होगी, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग भी, अब ऐसे वीडियोस तो 5-6 हज़ार लोग देखते हैं, लेकिन लाइक मुश्किल से 800-900 आते हैं। बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते। भाई लाइक करने में कुछ जा रहा है क्या? हो सकता है कि मैं 17 मिनट पे लाइक करने को बोल रहा हूँ तो यहाँ तक ज़्यादा लोग आते ही नहीं हो, जितने लोग आते हैं उतने लोग लाइक करते हो, बट यहाँ तक जिसने सुना है भाई लाइक ज़रूर दबा दो यार, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा लाइक जमाने में। फिर a questionable quota policy, a proposal of the Odisha government betrays a lack of political will in improving government schools। तो यही बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि भाई रिजर्वेशन का सीजन चल रहा है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी है। अभी रिसेंटली ही झारखंड ने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू बोला है कि झारखंड की जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं अप टू 40,000 रुपये प्रति महीना, तो उसमें 75% लोग झारखंड के एलिजिबल होंगे, 25% आउटसाइडर्स एलिजिबल होंगे। दो और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के नियम कानून निकाले हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ। अब यहाँ पे हम जिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो है ओडिशा गवर्नमेंट का प्रपोज्ड 15% रिजर्वेशन, जो कि बोलता है कि ओडिशा में गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 15% कोटा मिलेगा। इनका ये बोलना है ओडिशा का कि भाई ओवरऑल ओडिशा में वो बच्चे जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस है, जो महंगी महंगी कोचिंग्स को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन मोड में पढ़ सकते हैं, उनके पास फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस है कोचिंग का। तो इस कोचिंग के एक्सेस के चलते ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो कि गरीब घर का बच्चा है वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस गरीब घर के बच्चे को डिसएडवांटेज नहीं रखेंगे हम लोग, 15% इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हुए हो तो आपको 15% का कोटा मिलेगा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अब ये भाई ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार के नियम कानून निकाल के सरकार, मतलब उड़ीसा की सरकार इस बात को इंश्योर कर रही है कि वो अपने स्कूलों को नहीं सुधारेंगे। यहाँ पे करने की क्या जरूरत है? ये सारी ऑथर की व्यू पॉइंट है, मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। तो ऑथर का ये बोलना है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स की पूरे देश में हालत खराब है, उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। उड़ीसा में जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके लर्निंग पैरामीटर्स काफी कमजोर हैं, और स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। तो चूंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट से निकले हुए स्कूल के बच्चों को बेनिफिट देने के लिए वो रिजर्वेशन जैसे कोटा जैसी चीजें लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि जब एजुकेशनल पैरामीटर्स और सोशल पैरामीटर्स को सुधार नहीं पाते हैं ना लोग, तो रिजर्वेशन जैसी चीजें देने लगते हैं पॉलिटिशियंस, और वो रिजर्वेशन के थ्रू एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट ये जो रिजर्वेशन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आइए, पढ़ाई की क्वालिटी लेके आइए। एक बार आप पढ़ाई की क्वालिटी लेके आओगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली मार्केट में compete करके कोचिंग वालों को भी हरा देगा। लेकिन आप ये बोलो कि नहीं, गवर्नमेंट में पढ़ने वालों को हम रिजर्वेशन दे देंगे आपका मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ये सही अप्रोच नहीं है।
इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 62% बच्चे गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एडेड स्कूल, सेमी प्राइवेट स्कूल, जिसको हो सकता है कि सरकार की तरफ से भी कुछ पैसों का सपोर्ट जाता हो, और लगभग 38% बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं इंडिया में। अब प्राइवेट में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, दिस इज ऑफ क्वेश्चनेबल नेचर। काफ़ी सारे जो बच्चे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे रेलवेज का एग्जाम हो, ज़्यादातर ने कोचिंग की हुई होती है। तो इस पर्टिकुलर क्वैगमायर को सॉल्व करने के लिए उड़ीसा ने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल जाने वाले बच्चों को 15% रिजर्वेशन, बट ये ठीक नहीं है। इन पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है, और इस प्रकार के रिजर्वेशन को अनाउंस करके सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड ऑफ कर रही है। सरकार इस बात को इनडायरेक्टली मान रही है कि अब वो गवर्नमेंट की क्वालिटी, गवर्नमेंट स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते, तो रिजर्वेशन देके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उड़ीसा का जो सक्सेस रेट है वो डेकेड्स पहले नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा था, अब वो काफी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आज की डेट में टीचर्स की क्वालिटी भी बताई जा रही है कि बहुत गिर रही है, पहले के टीचर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो सोसाइटी में टीचर्स की इंपॉर्टेंस को आगे लेके आना, ये हमारी सरकारों का एक बहुत मेजर एम होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि टीचर, पहले क्या होता था, डिकेड्स अगो पहले जो टीचर होता था वो अपनी सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी इज्जत के लिए बच्चों को अच्छा से पढ़ाता था। आज की डेट में ये जो अच्छी चीज़ है वो टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ी नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके चलते भी ओवरऑल जो टीचर्स है उनकी क्वालिटी गिर रही है, और उनसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी गिर रही है। तो क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता इन गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई के लेवल को इंप्रूव करने के लिए? बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत से आइडियाज और प्रैक्टिसेस हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन के लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट के अंदर रिजॉल्व नहीं है ओवरऑल टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का। नए पेडागोगिक प्रैक्टिसेस को लेके आना चाहिए, लैंग्वेज टीचिंग पे इंफेसिस करना चाहिए, वैकेंट टीचिंग पोस्ट को भरना चाहिए, लोगों के और पॉलिसी मेकर्स के माइंडसेट को बदलने की जरूरत है जो कि टिपिकली बैकवर्ड है, और इससे हम लोग रेलेवेंट इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे। गवर्नमेंट एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, बट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना, ओवरऑल उसको एसेस करना, लॉन्ग टर्म में उसकी फीजिबिलिटी को देखना, उसको इंप्लीमेंट करना, जो आउटकम पैरामीटर्स है कि हाँ भाई बच्चा जो पढ़ रहा है वो सच में कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इस बात को एसेस करना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, और सरकार शायद इनको कर नहीं पा रही है, तो वो रिजर्वेशन दे रही है। तो इस प्रकार के आप कह सकते हो जो नियम कानून है, फिर एक और नियम कानून के ऊपर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि भाई जो बच्चे छोटे एग्जामों में, छोटे क्लासेस में पास नहीं हो पाते, उनको ऑटोमेटिकली हायर क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। इस प्रकार की पॉलिसी को आपको स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों के अंदर क्वालिटी नहीं होगी, तो उनको अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का रिजर्वेशन दे भी दोगे तो वो वहां जाके कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड स्किल सेट के लोग पहुंचेंगे, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मोरल ऑफ टीचर और स्टूडेंट दोनों बनाने की जरूरत है। इस प्रकार की फ्लॉड रिजर्वेशन पॉलिसीज को लाना सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वाज अ फ्रॉड। भैया ये जो जर्नलिस्ट साहब हैं आपके, जिप्सन जॉन साहब, ये तो भाई बिल्कुल ही बुरी तरीके से चढ़ के बैठ गए किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर। हर चीज इन्होंने यूएसए के ऊपर डाल दी। कैसे डाल दी हम बताते हैं। वैसे तो इनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, ओके। फिर ये जो जॉन पिल्गर साहब हैं, ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्लेम्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो ये जो जॉन पिल्गर साहब का यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, जॉन पिल्गर साहब ने बहुत सारे आप कह सकते हो प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं। जैसे कि जॉन पिल्गर साहब ने एमी अवार्ड जीता है, बाफ्ता अवार्ड जीता है, गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, अल जजीरा जैसों के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जॉन पिल्जर ने। तो जॉन पिल्जर से यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल तो इनसे ये पूछा गया कि भैया 20 साल पहले यूएस ने अफगानिस्तान में एंट्री मारी कि वो तालिबान को यहाँ पे हटा देंगे, डेमोक्रेसी को लेके आएंगे, टेररिज्म खत्म कर देंगे, लेकिन आज तालिबान फिर से वापस आ गया, आपका इस पे क्या बोलना है? तो यहाँ पे जॉन पिल्गर साहब बोल रहे हैं कि देखिए, जब यूएसए ने एंट्री मारी थी ना अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को हराने के लिए, तो ये एक पॉलिटिकल रेस्ट थी, मतलब लस्ट थी, पॉलिटिकल लस्ट मतलब भूख सी थी कि हाँ भाई 9/11 पे हमारे ऊपर जो अटैक हुए हैं ना, इसका हम बदला लेंगे। जबकि एक्चुअली अगर सही में बदला लेना होता तो सऊदी अरेबिया के पैलेसेस को बॉम्ब किया जाता। एक्चुअल में जो 9/11 के अटैकर्स थे ज्यादातर कौन थे? वो सऊदी अरेबिया के नेशनल्स थे। ओसामा बिन लादेन खुद सऊदी अरेबिया का था, कोई भी इसमें अफगानिस्तान का नहीं था। वो तो अलग बात थी कि वो बाद में जाके अफगानिस्तान में छुप गया था, तो तालिबान के ऊपर यहाँ पे बात आ गई। तालिबान ने जब उसको सौंपा नहीं तो तालिबान के ऊपर अटैक कर दिया। तो तालिबान के ऊपर तो अटैक करने का मतलब ही नहीं था, अफगानिस्तान में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। ओवरऑल
यूएस का जो अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट था, समझ में आता है कि वो सोवियत यूनियन को बाहर निकालने का था। तो सोवियत यूनियन तो 1990 तक में ही पहले बाहर निकल गया था, 9/11 से बहुत पहले ही बाहर निकल गया था। तो यहाँ पे जो घुसे हैं अमेरिकन तालिबान में लड़ने के लिए, पहली बात तो अपनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी और देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो हम 9/11 का बदला ले रहे हैं इसलिए घुस गए हैं। एक्चुअली में उनको सऊदी अरेबिया को अकाउंटेबल करना चाहिए था, वो अफगानिस्तान में घुस गए। ओसामा बिन लादेन को पहले एलिमिनेट कर दिया, अफगानिस्तान में बैठे रहे। जब जॉर्ज बुश ने मिलिट्री फोर्स के यूजेज को ऑथराइज किया था 2001 में, उस समय पे जो भी बड़ी बड़ी आपकी अमेरिका की डिफेंस फर्म्स हैं, अगर आप उनका $10,000 का शेयर खरीद लेते तो आज बहुत ज्यादा अमीर होते आप। हो सकता है 10 गुना 20 गुना आपको रिटर्न मिला होता है। इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये दूसरी वाली वीडियो देखिए, हु एक्चुअली वन द अफगानिस्तान वॉर, इट्स नॉट यूएसए नॉट तालिबान कंप्लीटली, समवन एल्स वन। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं अफगानिस्तान की, इन्होंने कितना पैसा कमाया है। ओवरऑल जितना भी पैसा यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने खर्च किया है, ज्यादातर ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की जेब में गया है। डेमोक्रेसी तो नाम की ही आई थी, जो पहले भी सरकार थी वो भी करप्ट थी। आज भी अफगानिस्तान की 90% जनता पोवर्टी लाइन के नीचे है। फिर ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इनसे ये पूछा गया कि भाई वेस्ट एशिया की अगर आप पॉलिटिक्स को देखो, ओके, तो अरब वर्ल्ड में जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं और जहां जहां पे भी यूएस इन्वॉल्व हुआ है, ओवरऑल वहां पे तरखाटी मची है। जॉन पिल्जर यहां पे बोल रहे हैं कि अरब वर्ल्ड में यूएस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तभी अरब वर्ल्ड आज की डेट में इतना हिला हुआ है। अगर अरब वर्ल्ड में यूएस का इन्वॉल्वमेंट ना होता तो अरब वर्ल्ड आज बिल्कुल अलग ही होता। यूएस और ब्रिटेन दोनों ने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का बहाना लेके दुनिया भर में घुसे हैं, इसराइल जैसी कंट्रीज को सपोर्ट किया है। पैलेस्टीनियन कॉज आज की डेट में इतना ज्यादा आप कह सकते हो बढ़ के आ गया है। अगर इसराइल जैसी कंट्रीज को यूएसए ने सपोर्ट नहीं किया होता तो इसराइल का अपना अलग इलाका होता आज की डेट में, पैलेस्टीन का अपना अलग इलाका होता। ये जो गाजा पट्टी का जो बवाल होता रहता है ना अक्सर कर इसराइल गाजा पट्टी के बीच में, वो सब नहीं होता। तो इसराइल की जो लिमिट से ज्यादा पावर आज की डेट में बढ़ी है, वो अमेरिका की नॉन रिक्वायर्ड इंटरफेरेंस के चलते बढ़ी है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस अमेरिका ने जहां जहां पे भी इंटरवीन किया है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, वहां पे तरखाट मचाई है। चाहे वेनेजुला की बात कर लो, चाहे आप ईरान की बात कर लो, हर कंट्री जो आज की डेट में बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके बैठी है, एक रिएक्शनरी माइंडसेट लेके बैठी है, कहीं ना कहीं उसकी वजह यहाँ पे अमेरिका है। फिर ये थोड़ी चाइना की तारीफ कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में अगर आपको दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करना है तो आपको चाइना सीखना चाहिए। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू दुनिया भर में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो स्थापित कर रहा है। ये भी बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि चाइना के तरीके सही हैं, चाइना के तरीके बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इकोनॉमिकली दूसरे कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं, एक प्रकार का कोलोनिज्म कर रहे हैं, और कंट्रीज को चाइना की टैक्टिक्स के अगेंस्ट थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बट चाइना कभी भी मिलिट्री ऑप्शन नहीं देखता। यूएसए सीधे मिलिट्री ऑप्शन देता है, सीधे इराक पे धावा बोल देगा, अफगानिस्तान का धावा बोल देगा। चाइना धावा नहीं बोलता है। चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू दूसरे के एसेट्स को खींचने की कोशिश करता है, ओवरऑल इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, बट मिलिट्री एक्शन नहीं लेता है चाइना। तो चाइना यहाँ पे यूएस से इस टर्म्स में ज्यादा स्मार्ट है, ऐसा इस आर्टिकल में जॉन पिल्गर साहब बोल रहे हैं। प्लस तालिबान के ऊपर अटैक करके ओवरऑल यूएस ने पूरी दुनिया में जिहादिज्म के कंसेप्ट को बढ़ा दिया। सीआईए और ब्रिटेन की MI6 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले सोवियत को भगाना था तो सोवियत को भगाने के लिए मुजाहिदीन को सपोर्ट दिया, उस मुजाहिदीन में से तालिबान निकल आया। और अब तालिबान इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है और उनका जो इतना ज्यादा जिहादिस्ट माइंडसेट है, इसकी बनने की केवल एक वजह है और वो है यूएसए। तो ओवरऑल यहाँ पे यूएस को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं ऑथर। ये जो काबुल एयरपोर्ट में पूरा का पूरा बवाल हुआ, वो यूएस की इसी इंपीरियलिस्ट पॉलिटिक्स के चलते हुआ। अगर यूएस इंटरवीन नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भी बोल रहा है ऑथर यहाँ पे। और ओवरऑल जहां जहां पे भी यूएस के अरेंजमेंट्स रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब वियतनाम में सिविल वॉर चल रहा था तो नॉर्थ वियतनाम अलग, साउथ वियतनाम अलग। साउथ वियतनाम में जो सरकार थी वो यूएस सपोर्ट थी। जैसे ही साइगोन से यूएस निकला बाहर और ओवरऑल साउथ वियतनाम में यूएस का सपोर्ट नहीं रहा, वैसे ही ये साउथ वियतनाम की सरकार गिर गई, ओवरऑल वियतनाम यूनिफाई हो गया। और वही हमको अफगानिस्तान में देखने को मिला। अफगानिस्तान से जैसे ही यूएस फोर्सेस बाहर निकली, तालिबान का यहाँ पे कब्जा आ गया। तो कुल मिला के दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करके यूएस ने ओवरऑल पूरी की पूरी एशिया, वेस्ट एशिया और दुनिया की ये जो शांति है, जो पीस है, इसको भंग किया है। तो वर्ल्ड इंस्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे ऑथर यूएस को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। अब मैं अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ऑथर का व्यू पॉइंट यहाँ पे सही है कि जितने भी क्वैगमायर्स इस समय पे दुनिया में हो रहे हैं, क्या ये यूएसए की वजह से हो रहे हैं? क्या ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आज की डेट में उठ के आया है, जो जिहाद एक लिमिट से ज्यादा उठ के आया है,
क्या इसका प्राइम कॉज यूएसए है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, एक सवाल जब तालिबान के रिस्पेक्ट में इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि देखिए मैं फ्यूचरिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर तालिबान के ऊपर जरूरत से ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाते हैं, अगर यूएसए और यूएन बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाते हैं तालिबान के ऊपर, तो तालिबान डेफिनेटली एक, आप कह सकते हो, ऑपरेसिव राज बन के रहेगा, अपने लोगों को कभी भी डेमोक्रेसी नहीं देगा, ओवरऑल चीजों को प्रॉब्लमेटिक करके रखेगा। मतलब यहां पे ऑथर बोल रहा है इनडायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है उनको सेग्रीगेट मत करो, बट ओवरऑल तो तालिबान खुद पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अब तो चीजें बदल चुकी हैं, यूएसए इंटरवीन बहुत जगहों पे कर चुका है, लोगों के सोचने का तरीका बदल चुका है। अब यूएसए भले ही बाहर निकल चुका है, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन पे बहुत सारे टेरर नेटवर्क्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो इस समय पे अगर आप तालिबान की जो भी कह सकते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसके ऊपर, उसको आप मेल्ट डाउन कर देते हो। आज तो न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि चाइना ने कुछ $1 मिलियन की एड भी दी है अफगानिस्तान को। तो ऐसे समय पे अफगानिस्तान में तालिबान को एड दी जाती है, जहां पे बिल्कुल एक दकियानासी मोड से ये लोग रूल करने के मूड में है, तो क्या वो सही होगा? ऑथर के हिसाब से तो ये बोल रहे हैं कि अब तालिबान पे बहुत ज़्यादा हार्श रूल्स और हार्श सैंक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सैंक्शंस लगाओगे तो वो अपने लोगों को ऑप्रेस करेंगे। अगर आप उनको इंक्लूसिविटी रखोगे उनकी तरफ, तो वो आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, सोशलाइज होंगे। अब ये बात तो बहुत सारे और लोगों ने बोली है कि तालिबान को अपने साथ सोशलाइज करो तो ऑटोमेटिकली तालिबान तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन आगे क्या होने वाला है, तालिबान किस प्रकार से रूल करने वाला है, इसके बारे में देखिए ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कोई भी अभी नहीं बोल सकता। अभी के लिए तो तालिबान का राव एक्सेसिवली ऑप्रेसिव लग रहा है। आगे आने वाले समय में चीज़ें अच्छी हो जाएं तो बेटर ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, एन एलाई फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो देखिए दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, दे आर इन क्वेस्ट फॉर डेवलपिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अल्टरनेटिव फ्यूल सब लोग ढूंढ रहे हैं। फॉसिल फ्यूल से क्या नुकसान है ये हम सबको पता है। फॉसिल फ्यूल से 830 मिलियन टन, 83 करोड़ टन पर एनम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबल हीटिंग को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। इसलिए ओवरऑल यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव में एक चीज सुनने में आ रही है, हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को लेके जो 195 कंट्रीज हैं वो काफी परेशान है, और इसके लिए 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021 को 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज हो रही है ग्लासगो में। तो वहां पे सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे कि भाई कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए, क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स लेके आए जाए, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, मल्टी फेसेटेड प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चली जाए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जीरो एमिशंस करवाए जाएं। इन सब चीजों को लेके इस पर्टिकुलर समिट में COP26 में बातचीत होगी। अब यहाँ पे एक जो मेन मुद्दा आता है वो आता है हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है, व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल, फिर कैन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बीट हाइड्रोकार्बन एंड आईसी इंटरनल कंबशन इंजन्स, फिर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या है, फिर यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स क्या है और स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप क्या है। इन सब चीजों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहो तो इनको देख सकते हो। तो हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन इज मोस्ट अबेंडेंट ऑन द प्लेनेट, बट आप कह सकते हो कि जिस फॉर्म में हमें हाइड्रोजन चाहिए फ्यूल पैदा करने के लिए, उस फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसकी जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, वो डीजल से 3 गुना बड़ी है। अच्छा खासा कैलोरीफिक वैल्यू हमको हाइड्रोजन से मिल सकता है। बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। इसको कंप्रेस करना और लिक्विफाई करना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और एक बार आप कंप्रेस करके लिक्विफाई कर भी देते हो हाइड्रोजन को, तो यूजेबल फॉर्म में जब आप इसको स्टोर करोगे ना, तो आपको -253 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। LNG में भी माइनस में चाहिए होता है, लेकिन LNG -163 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन यूजेबल फॉर्म में -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर होगी। अभी के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है -163 डिग्री सेंटीग्रेड की, -253 डिग्री सेंटीग्रेड की टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। उस टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च चल रही है। एक बार अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ओवरऑल हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, प्लस हाइड्रोजन भी बहुत अलग अलग प्रकार की है। ब्लैक हाइड्रोजन हो गई, ब्राउन हाइड्रोजन हो गई, ब्लू हाइड्रोजन हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। ब्लैक हाइड्रोजन वो होती है जो फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कैसे बनाई जा रही है। जो वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दो तो ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। ऑक्सीजन को अपना अलग इस्तेमाल कर लो, हाइड्रोजन को अलग इस्तेमाल कर लो। लेकिन तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल वाली है, कोल वाली है, आपकी क्रूड ऑयल वाली है, तो ब्लैक हाइड्रोजन पैदा होगी। अगर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप हाइड्रोजन पैदा कर रहे हो तो पिंक हाइड्रोजन पैदा होगी। समझ गए?
ग्रीन हाइड्रोजन कब पैदा होगी? ग्रीन हाइड्रोजन तब पैदा होगी जब इलेक्ट्रोलिसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल कर रहे हो वो या तो विंड एनर्जी से आई हुई हो या सोलर एनर्जी से आई हुई हो। तो ग्रीन हाइड्रोजन को पूरी दुनिया में बहुत मेजर स्केल पे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको बहुत मेजर स्केल पे पहले विंड और सोलर सिस्टम्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम नेट जीरो एमिशंस के कंसेप्ट को पूरा कर पाएंगे। आप बोलोगे सर ये नेट जीरो एमिशन कहां से आ गया? कई बार आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, इंडिया मान लो 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हर साल पैदा करता है, तो इसी 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने इक्विवेलेंट हमारे पास अगर इकोलॉजिकल रिसोर्स हो या सिंक हो, जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, ओशंस है कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, तो नेचुरली जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस हम पैदा कर रहे हैं उतनी ही हम एनवायरमेंट से वापस खींच सके नेचुरली, तो वो हो जाएगा नेट जीरो एमिशंस। मतलब हम एक्सेसिवली कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में नहीं दे रहे हैं, इसको बोला जाता है नेट जीरो। इस नेट जीरो एमिशंस के प्रति दुनिया अग्रसर करने की कोशिश है, इंडिया अग्रसर होने की कोशिश है, बट अभी भी हम इससे बहुत ज्यादा दूर हैं, अभी भी हम इसके आसपास कहीं पे भी नहीं पहुंचे। फिर अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की फीजिबिलिटी की बात करें तो आप देखो, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन की वो एक प्राइमरी ऑब्स्टेकल है। कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, IREA के द्वारा। इसने बताया कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी की वो लगभग है $1.5 पर किलोग्राम, और वो भी उन नेशंस के लिए जिनके पास बहुत सनशाइन, हमेशा उनके पास सनशाइन और अनयूज्ड लैंड है। तो 2030 तक हम कॉस्ट $1.5 पर किलोग्राम तक ले जा सकते हैं, जो फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है। उसके अगेंस्ट में अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो दुनिया की आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल दुनिया की आबादी 1.1% से बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है कि हर साल लगभग 8 करोड़ 30 लाख लोग और ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, और इसके चलते ये बोला जा रहा है कि 2040 तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जो हमारी पावर की डिमांड है, वो 25 से 30% बढ़ जाएगी। और इस पावर को मीट करने के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा कर लें तो हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ग्लोबल वार्मिंग के अंदर रख सकते हैं चीजों को। और ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान हो रहा है। 2018 में एयर पॉल्यूशन की वजह से 87 लाख लोग मरे हैं पूरी दुनिया में। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग मर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मर रहा है ना, तो इतना इसको भी कंट्रोल में करने की जरूरत है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि इंडिया को इस पावर की रिक्वायरमेंट क्यों है। अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया चौथा लार्जेस्ट कंट्री है एनर्जी कंजम्पशन में। नंबर फर्स्ट कौन एनर्जी कंजम्पशन में? चाइना, सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड यूरोपियन यूनियन, चौथे नंबर पे इंडिया है। 2030 तक इंडिया यूरोपियन यूनियन को क्रॉस कर जाएगा एनर्जी कंजम्पशन में, पावर कंजम्पशन में। तो ओवरऑल हमें अभी से काम करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करने के लिए। हम काम कर भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं। वो कंट्रीज जो ओवरली फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, जैसे सऊदी अरेबिया, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इनकी कोई कमी नहीं है, बट ये भी बहुत मेजर स्केल पे सोलर पावर और विंड पावर को डेवलप कर रहे हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करो तो सऊदी अरेबिया $5 बिलियन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। अगर ये सऊदी अरेबिया है तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बन रहा है, और जितने बड़े इलाके में बन रहा है ना, वो इलाका बेल्जियम की टेरिटरी से भी बड़ा है। बेल्जियम पूरा का पूरा एक देश है यूरोप में। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया ही है, दुनिया की बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इनफ अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं, बट वो फिर भी ग्रीन रिसोर्सेज को पैदा कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के पोटेंशियल में भरोसा कर रहे हैं। और इंडिया भी यहाँ पे ये कर रहा है। इंडिया भी ग्रेजुअली अपने प्लान्स को लेके आ रहा है। इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है कि कंट्रीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो इंजन डीजल पे चलता है, उस डीजल इंजन को रेट्रोफिट किया जाएगा एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ। रेट्रोफिट मतलब कोई चीज बाद में आके अलग से लगा देना। तो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी लगा दिया जाएगा हमारे ट्रेन के इंजन में, ताकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ट्रेन को चलाया जा सके। इसका एक ट्रायल प्रोजेक्ट भी चल रहा है नॉर्दर्न रेलवे पे, 89 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, सोनीपत जिंद के बीच में। तो इससे होगा क्या? इससे डीजल तो बचेगा ही लाखों रुपए का, प्लस पार्टिकुलेट मैटर का 0.72 किलो टन एमिशन कम होगा, और 11.1 लाख किलो टन ऑफ कार्बन पर एनम एमिशन कम होगा पूरे साल में। तो अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को इंडियन रेलवेज मेजर स्केल पे अप्लाई कर दे तो डेफिनेटली क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को एज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव और सेफ फ्यूल की तरह अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो ये अच्छी अच्छी बातें बताई गई ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। ग्रीन हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जब भी आता है मैं आपसे बात करता हूँ। मेंस में ग्रीन हाइड्रोजन पे सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स पे भी ग्रीन हाइड्रोजन पे सवाल बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो 4 वीडियोस मैंने अभी आपको रेफरेंस दिए, इन 4 वीडियोस में से डेफिनेटली आपका ग्रीन हाइड्रोजन पे एक सवाल आ सकता है। चारों वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने देख रखी है वेल एंड गुड, नहीं देख रखी तो एक बार देख लीजिए, कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। ज्वाइन बटन दबा के डेफिनेटली हेल्प करें, अगर कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वीडियो को अगर अब तक लाइक ना किया हो तो कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया, और अपने दोस्तों को करवा दीजिए जो उनको भी यूजफुल लगती है इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।